ओके सो हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है एक बार डीटी की पाठशाला के अंदर। और मैं हाजिर हूं एक और नए चैप्टर का रिवीजन लेकर के। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जी हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो गिफ्ट है आपका, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली डिविडेंड कुछ हद तक बोल सकते हैं, इनफैक्ट डीम डिविडेंड। और मई 2024 के अंदर इंस्टीट्यूट ने डीम्ड डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा था डीम डिविडेंड के ऊपर। ओके, तो सर जल्दी से हम इस चैप्टर को करते हैं। तो सबसे पहले सर यहाँ पे आपका आता है चार्जिंग सेक्शन 56। क्या है दोस्त? चार्जिंग सेक्शन 56। चार्जिंग सेक्शन 56 है ना बेटा, वो वहां पे आपका क्या बोलता है कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल नहीं है, ये चार हेड में टैक्सेबल नहीं है दोस्त, और सर वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है। एक तो चार हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है, दूसरा वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो सर वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो दो ही हेड है, एक है आपका पीजीबीपी, दूसरा है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग या तो मर्केंटाइल फॉलो कर सकते हो या कैश बेसिस पे आप वहां पे फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको करना है वो कर सकते हो। ओके, तो सर मर्केंटाइल या कैश बेसिस पे जो भी आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखने का है। उसके बाद में सर वहां पे आपके जो चार्जिंग सेक्शन 56 है बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है 56(1) और दूसरा है 56(2). 56(1) की बात करूं तो बेटा 56(1) के अंदर जनरल इनकम्स दे रखी है, और 56(2) के अंदर कुछ स्पेसिफिक इनकम्स दे रखी है बेटा। अभी स्पेसिफिक इनकम जो 56(2) के अंदर दे रखी है, 56(2)(8), सबसे पहले 56(2)(8), हालांकि वो कैपिटल गेन के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बेसिकली 56(2)(8) इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा मान लो मेरा कोई वहां पे प्रॉपर्टी था, इमूवेबल प्रॉपर्टी था, और वो कंपलसरी एक्वायर हो गया। अभी वो कंपलसरी एक्वायर हो गया बेटा, तो उस केस में क्या होगा, मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन मान लो जो कंपनसेशन है मुझे थोड़ा लेट मिलता है ना, या फिर मान लो बाद में बढ़ा करके एनहांस या एडिशनल कॉम्पनसेशन मिलता है, तो सर उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। सो फॉर दैट आई विल गेट इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा पैसा अगर मुझे टाइम पे मिलता तो मैं उसको कहीं पे यूज कर सकता था। सो आई हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनकम, तो मुझे सर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा 56(2)(8) के अंदर। और बेटा वो हमेशा रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। हो सकता है कि वो अलग अलग ईयर का हो, बट आपको ध्यान रखना हमेशा वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। और दोस्त इसमें से ना 50% आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50% सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस अलाउ होने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है 56(2)(9), एडवांस मनी फॉरफिटेड। बेटा अगर वहां पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का कोई किसी तरह का नेगोशिएशन चल रहा है, और एडवांस मनी मैंने लिया है, और वो एडवांस मनी मैं क्या कर देता हूं, उसको फॉरफिट कर देता हूं, और वो एडवांस मनी मैंने 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद में फॉरफिट किया, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो इन दैट केस वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। सर व्हाट इफ द एडवांस मनी इज फॉरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो वो बेटा कैपिटल गेन के अंदर आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट है ना, उसमें से माइनस करते हैं, और वो भी कब, जब आप उसको बेचोगे तब। उस असेट को बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर दोगे वहां पे, इस तरीके से आपको करने का है। ओके, उसके बाद में बेटा एक नेक्स्ट सेक्शन आता है 56(2)(10), ये गिफ्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 56(2)(9) बेटा आता है वहां पे लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट, ये भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बेटा ये कुछ स्पेशल इनकम्स है जो आपको पढ़ने का है। एक सेक्शन था 56(2)(7)(b) जो हटा दिया गया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जनरल इनकम्स की तरफ आते हैं। जनरल इनकम्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल इनकम्स में 56(1) के अंदर कुछ इनकम्स आती है, जैसे कि एमपी, एमएलए, एमएलसी को जो सैलरी मिलता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उनको जो सैलरी मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ये चीज ध्यान रखने की बात है बेटा, इनको कोई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से सैलरी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल ना होकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। इनफैक्ट उनको डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलते हैं। अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, उसमें उनके कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस या डेली अलाउंस मिलते हैं। वो भी बेटा वहां पे आपका
एग्जेम्प्ट होंगे अगर वो आप ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हो तो सेक्शन 1017 के अंदर क्या हो जाएंगे, एग्जाम। 1017 के अंदर क्या हो जाएंगे, एग्जाम। लेकिन अगर आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो तो ये वाले फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, डिफॉल्ट रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद में बेटा अगर रेंटल इनकम आ रहा है फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड बट एक्सक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि सर जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर किसी और प्रॉपर्टी से, फर्नीचर से, प्लांट एंड मशीनरी से या फिर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड से अगर कोई रेंटल इनकम आ रहा है तो वो रेंटल इनकम भी कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी वाले को छोड़ के कोई भी इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। यहां तक कि कोई सबलेटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, अगर मेरा सबलेटिंग, मैं सबलेटिंग कर रहा हूं, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर या कोई भी एसेट को मैंने सबलेट किया है, तो उससे जो मेरे को रेंटल इनकम आएगा वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड ये दोनों केस में मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। अगर मेरा बिजनेस है तो पीजीपी में टैक्सेबल होगा, अगर बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा आता है विनिंग्स इनकम। कौन सा इनकम, विनिंग्स इनकम। तो विनिंग्स इनकम जो होती है ना, विनिंग्स इनकम बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऑलवेज टैक्सेबल होता है। विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन जो भी आप रमी सर्कल हो गया या जो दूसरे अलग अलग ऑनलाइन गेम्स है उनसे जो विनिंग्स इनकम होता है 115 बीबीजे के अंदर टैक्सेबल होता है। और बाकी जो विनिंग्स इनकम है, विनिंग्स इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बैटिंग, गैमलिंग, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, एनी सॉर्ट ऑफ गेम शो इंक्लूडिंग टीवी गेम शोज, सारे के सारे जो विनिंग्स होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा दोस्तों। बेटा एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये फ्लैट रेट ऑफ जो है ना टैक्स 30% से टैक्सेबल होता है, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 115 बीबी के अंदर। बाकी सारी विनिंग्स और ऑनलाइन गेम्स 115 बीबीजे, बट दोनों 30% टैक्सेबल होता है आपका फ्लैट रेट। कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा इस इनकम के सामने, कोई सेट ऑफ लॉस भी नहीं होने वाला है। ना विनिंग्स का लॉस किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है, ना कोई और लॉस विनिंग के सामने सेट ऑफ हो सकता है। ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी अलाउ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपका टोटलिंग अप टू ₹5 लाख है या टोटलिंग अप टू ₹7 लाख है, वॉट एवर द केस में बी, तो सर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 वहां पे क्या हो सकता है, अलाउ हो सकता है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन। उसके बाद में बेटा वहां पे आपका आता है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन बेसिकली जो एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी विडो को या जो दूसरे फैमिली मेंबर है, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी नॉमिनी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनको जो पेंशन मिलता है वो फैमिली पेंशन होता है। अभी फैमिली पेंशन ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा बेटा, वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होने वाला नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ में था, फैमिली के साथ में नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा फैमिली पेंशन। ठीक है, ऑलवेज। और वो जो फैमिली पेंशन मिलेगा ना उसके सामने स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। यस सर, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 विच एवर इज लोअर। और अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो दोस्त तो 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर। ये फाइनेंस एक्ट 24 में अमेंडमेंट आया है। ठीक है, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000 अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो विच एवर इज लोअर, और ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हो तो 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। ये चीज ध्यान रखने का, मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप देखोगे तो 90,000 का पेंशन मिला। और कौन सा रिजीम है बेटा, ऑप्शनल रिजीम है, तो 90,000 इसका 1/3 आपका होता है 30,000 एंड आपका 15,000 विच एवर इज लोअर 15,000 आ गया। लेकिन अगर टैक्सेबल कितना हो गया 75,000। अगर बेटा वहां पे आपका डिफॉल्ट रिजीम होता तो 90,000 का 1/3 तो होता 30,000, बट क्योंकि आपका मैक्सिमम 25,000 है तो विच एवर इज लोअर 25,000 आ जाएगा और 65,000 वुड बी टैक्सेबल। ओके, अभी अगर मेरा पेंशन 30,000 का आता, 30,000 का आता तो 30,000 बेटा वहां पे आपका उस केस में 1/3 होता है 10,000, दोनों तरफ 10,000 आ गया। और मैक्सिमम बेटा यहाँ पे ऑप्शनल रिजीम में 15,000 विच एवर इज लोअर 10,000, और सर 10,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर 10,000 विच एवर इज लोअर, यहाँ पे 10,000 आ गया, ये आपका टैक्सेबल आ गया। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है एक आर्म फोर्स के एम्प्लॉय को, भारत सरकार के एम्प्लॉय को, जिसको वहां पे आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला, वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे के सारे गैलेंट्री अवार्ड्स है। अगर किसी एम्प्लॉय को वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो उसको जो पेंशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। हालांकि वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, उसको जो पेंशन मिलता है, एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी बट एग्जेम्प्ट होगा। और उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगा उसकी डेथ के बाद में वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 1018 के अंदर।
इनफैक्ट अगर कोई आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉय है और उसका डेथ हो जाता है ड्यू टू इन ऑपरेशनल ड्यूटीज में उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी जो फैमिली को पेंशन मिलेगा वो भी आपका 1019 के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आता है डिविडेंड। डिविडेंड सर डिविडेंड इनकम होती है ना, डिविडेंड इनकम बेटा ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। डजंट मैटर आपने शेयर्स कैसे हेल्ड करके, आपने शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रखा है, एज अ कैपिटल हेल्ड कर रखा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ये चीज ध्यान रखना है। डिविडेंड इनकम के सामने बेटा वहां पे आपका कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है, कोई भी एक्सपेंस, डिविडेंड कलेक्शन चार्ज ये वो कुछ नहीं मिलता है, बस एक एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वो मैक्सिमम कितना, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, व्हिच एवर इज लोअर। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम से ज्यादा वहां पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। सेम वे में अगर कोई इनकम हो रहा है फ्रॉम म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, या तो इनकम कहां से हो रहा है, फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ यूटीआई, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा और उधर भी कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। द ओनली एक्सपेंस जो अलाउ होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, और वो मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम होगा। तो सर मैं एक एग्जांपल या एग्जांपल से दोनों चीजें समझते हैं। मिस्टर एआरपी रिसीव डिविडेंड ऑफ 5 लाख रुपीस फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड in a previous year 24-25. He paid some dividend collection charge rupees 10,000. सर इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, नीचे नोट लिखना पड़ेगा। He took loan of 10 lakh rupees for acquisition of these shares. Entire principal is outstanding and interest is at the rate 12%. तो इंटरेस्ट होता है बेटा 1,20,000, 1,20,000 का इंटरेस्ट अक्रूड होगा, लेकिन सर पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर आपका 1,20,000 और 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख, विच एवर इज लोअर। तो सर 1 लाख लोअर हो गया, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आगे फर्दर ही रिसीव इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 4 लाख रुपए, ओके, इन प्रीवियस 24-25 ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 ऑन द लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, दैट्स फाइन, ऑफ इज सच यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखो 60,000 का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, जो भी मतलब, और 4 लाख का 20% कितना होता है बेटा, 80,000 होता है। तो 80 और 60 विच इज लो, 60 का डिडक्शन मिल जाएगा। आगे क्या बोलता है बेटा यहाँ पे कि उसने कुछ कलेक्शन चार्जेस भी पे किए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के लिए 7,000 रुपए, इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे 5 लाख का जो डिविडेंड इनकम है उसमें से सर एक तो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस 1,20,000 है और मैक्सिमम 20% ऑफ 5 लाख, विच एवर इज लोअर, आपका 1 लाख आ गया, उसका डिडक्शन दे दिया। दूसरा जो इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड है बेटा, म्यूचुअल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है 4 लाख, उसके सामने इंटरेस्ट जो भी है 60,000 का और 20% ऑफ 4 लाख 80,000 विच एवर इज लोअर, ये 60,000 वहां पे आ गया, ठीक है, 3,40,000। और जो डिविडेंड कलेक्शन या जो इनकम कलेक्शन चार्ज है उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये था आपका डिविडेंड। बट सर कुछ डीम डिविडेंड भी होते हैं, डीम डिविडेंड कि तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वैसे वाले डिविडेंड 222A से लेके 222F तक टोटल वहां पे आपका 6 डीम डिविडेंड है। ये 222F नया है। तो सबसे पहले बेटा वहां पे आपका सेक्शन 222A क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट असेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। और असेट जब बोलूं तो उसके अंदर मनी भी आ जाएगा, जब भी मैं असेट बोलूं उसके अंदर मनी आपको ले लेना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट इंक्लूडिंग मनी बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। दूसरा 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिला है तो वो डीम्ड डिविडेंड होता नहीं है, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक्स टू शेयर होल्डर, इक्विटी हो या प्रेफरेंस दोनों केस में, ठीक है, बाय कंपनी, वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा। 222C जब कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एंड 222D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन, जब कभी भी शेयर कैपिटल का रिडक्शन करोगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो डीम्ड डिविडेंड होगा। तो बेटा एक तो बात समझो कि जहां जहां पे भी असेट वर्ड लिखा हुआ है उस असेट के अंदर मनी भी आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बेटा यहां पे आपका डीम्ड डिविडेंड कितना होगा इन चारों केस में, तो सर यहां पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू असेट डिस्ट्रीब्यूट का, चाहे वो मनी क्यों ना हो, मनी हो या कोई असेट है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो वो, और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यस सर, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर शेयर है विच एवर इज लोअर वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा। और बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो डीम्ड डिविडेंड होने वाला नहीं है। और ये वाले जो प्रोविजन है 222A B C D, ये सारे के सारे प्रोविजन चाहे क्लोजली हेल्ड कंपनी हो या वाइडली हेल्ड कंपनी हो,
closely held company means a company in which public is substantially not interested. A company in which public is substantially not interested, closely held company है ना. जैसे कि अगर मैं बात करूं एक प्राइवेट कंपनी या फिर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. वाइडली हेल्ड कंपनी मींस अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, है ना. जैसे एक लिस्टेड कंपनी, वहां पे आपका वाइडली हेल्ड कंपनी होता है. तो ये सारे प्रोविजन 222 ए बी सी डी के वाइडली एज वेल एज क्लोजली दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे. ओके बेटा यहां पे समझो कि जो डीम डिविडेंड 220, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर, सबसे पहले मेरे साथ में 220 ए बी सी डी. ए फॉर असेट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, बी फॉर बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय कंपनी. ठीक है. उसके बाद में आपका दूसरा बी में आता है सॉरी मैंने उल्टा बोला. ए फॉर असेट सॉरी ऐसा होता है कई बार. ए फॉर असेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, बी फॉर बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, बाय कंपनी. तीसरा सर आता है बी फॉर, बी में ही आता है डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक्स टू शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस इक्विटी दोनों टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी. 222 सी ऑन कंपनी लिक्विडेशन, सी फॉर कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है. कंपनी लिक्विडेशन पे असेट डिस्ट्रीब्यूशन. 222 डिडक्शन का मतलब होता है कम करना, रिडक्शन का मतलब भी होता है कम करना. तो इंस्टेड ऑफ डिडक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे असेट डिस्ट्रीब्यूशन. ये चार तरह के डीम डिविडेंड वहां पे हमने पढ़े. कितना डीम डिविडेंड होगा? जो भी असेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इंक्लूडिंग मनी, उसका फेयर मार्केट वैल्यू. और दूसरा सर वहां पे आपका जो शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी के अंदर, वो विच एवर इज लोअर डीम डिविडेंड हो जाएगा. चाहे क्लोजली हेल्ड कंपनी, वाइडली कंपनी, सबके केस में अप्लाई होता है. सर आपका अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर वहां पे बोनस शेयर दिया जा रहा है तो डीम डिविडेंड होने वाला नहीं है. फिर उसके बाद में आता है 222 वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के ऊपर क्वेश्चन मई 2024 में पूछा था, इससे पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है. 222 क्या बोलता है? तीन कंडीशन बेटा. लोन्स और एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू शेयर होल्डर. सबसे पहले दे मस्ट बी ए क्लोजली हेल्ड कंपनी. अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली नॉट इंटरेस्टेड. लिखा हुआ बेटा, ये देखो, क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली नॉट इंटरेस्टेड, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. और वाइडली हेल्ड कंपनी मींस अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जैसे लिस्टेड कंपनी. तो सर यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए. दूसरा, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है, ठीक है. मिस्टर आलिया अमित राजपुर शेयर होल्डर है वहां पे, ठीक है. सोचने में क्या जाता है, किसका कुछ हो रहा है वहां पे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है. सो द पॉइंट इज बेसिकली यहां पे आपका ये जो शेयर होल्डर है होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग राइट, ठीक है. मतलब एक इन्फ्लुएंसिव वोटिंग राइट है. इक्विटी शेयर है इसके पास में, इन्फ्लुएंसिव 10% और मोर. तो इन दैट केस अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी इस शेयर होल्डर जिसका 10% और मोर, सर 9.999, सर अगर 9.99 है तो सर 222 ये अप्लाई होने वाला नहीं है. एग्जैक्ट 10% या उससे ज्यादा है और वो लोन्स और एडवांसेस देती है, ओनली लोन्स और एडवांसेस, और कुछ नहीं, लोन्स और एडवांसेस. तो सर इस कि शेयर होल्डर के हाथ में वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, है ना. जो भी अमाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, वो डीम डिविडेंड हो जाएगा. अगर मान लो वो लोन्स और एडवांस इसको नहीं मिल रहा है बट किसी अदर पर्सन को मिल रहा है, अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, बट वही लोन्स और एडवांसेस ही होना चाहिए, लोन्स और एडवांस और कुछ नहीं होना चाहिए. तो लोन्स और एडवांसेस किसी अदर पर्सन को मिल रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, राइट. तो भी आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. क्लोजली हेल्ड कंपनी है, शेयर होल्डर होल्डिंग 10% मोर वोटिंग राइट, और टू अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर लोन्स और एडवांस मिल रहा है, वो डीम डिविडेंड हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. और तीसरा, सर अगर मान लो शेयर होल्डर किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, कंसर्न किसी कंसर्न के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर. जैसे ये मैसेज भट्ट प्रोडक्शन है, उस भट्ट प्रोडक्शन वो प्रोप्राइटर हो सकता है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी, कुछ भी हो सकता है. और उसके अंदर बेसिकली ये जो शेयर होल्डर है मिस आलिया अमित राजपुर, ये वहां पे आपका 20% और मोर वोटिंग राइट रखती है. कब मानेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर? 20% और मोर वोटिंग राइट. अगर ये कंसर्न आपका कंपनी नहीं है तो 20% मोर शेयर इन प्रॉफिट. तो सर इन दैट केस सर यहां पे अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी हुक्म अगर इसको क्या देती है, लोन्स और एडवांसेस, फिर से कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई. क्लोजली हेल्ड कंपनी है, शेयर होल्डर होल्डिंग 10% मोर वोटिंग राइट, और कंसर्न को क्या दे रहा है, लोन्स और एडवांसेस.
सर डीम डिविडेंड हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कुछ लोग यहाँ पे इस कंसर्न के हाथ में डीम डिविडेंड मानते हैं, लेकिन सर आपको तो वहां पे शेयर होल्डर के हाथ में ही डीम डिविडेंड मानने का है। ओके बेटा, यहाँ पे क्लोजली एंड वाइडली हेल्ड कंपनी बता दिया। वाइडली हेल्ड कंपनी मींस अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जैसे कि लिस्टेड कंपनी। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि लोन्स और एडवांस अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिए जा रहे हैं, नॉर्मल कोर्स, जैसे कि अगर इसका मनी लेंडिंग बिजनेस है और वो लोन्स और एडवांस दे रही है तो डीम डिविडेंड माना नहीं जाएगा। या मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कुछ सप्लायर कंपनी, मान लो कि भाई ये कुछ भी बेचने का करती है, काम करती है, और ये शेयर होल्डर वहां पे एक सप्लायर है, वन ऑफ द सप्लायर इज शेयर होल्डर, तो ये क्लोजली कंपनी अपने बाकी सारे सप्लायर्स को भी एडवांस देती है, तो इस सप्लायर को भी एडवांस देगी तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो इफ लोन्स और एडवांस आर गिवन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई। ये दोनों मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले रखे हैं। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? अरे मैं रोज बोल चुका हूँ, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल, आप जाओ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि भाई शेयर होल्डर ने लोन लिया तो बाद में तो रीपेमेंट कर दिया, नहीं, जैसे ही लोन्स और एडवांसेस दिया वो इसके हाथ में डीम डिविडेंड हो जाएगा, फिर रीपेमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक और चीज कि अगर कंपनी बाद में सच में एक्चुअल डिविडेंड दे रही है कि भाई पहले तो एक बार डीम डिविडेंड मान लिया गया जब लोन्स और एडवांस दिया, अब कंपनी सच में क्या दे रही है? डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं सर, कि मान लो कंपनी ने लोन्स दिए थे फॉर एग्जांपल 12 लाख के, बराबर है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था बेसिकली वहां पे, ये भी 12 लाख ही पकड़ लेते हैं, तो सर विच एवर इज लोअर 12 लाख वहां पे क्या हो गया? डीम्ड डिविडेंड हो गया, डीम्ड डिविडेंड हो गया 12 लाख रुपए का। अब मान लो ये कंपनी कुछ महीनों बाद में सच में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कितने का? 12 लाख का ही वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 12 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, सच वाला डिविडेंड। अभी द पॉइंट इज बेसिकली सर यहां पे तो ऑलरेडी आप 12 लाख का डिविडेंड मान चुके हो, तो सर इस 12 लाख में से जो पहले ऑलरेडी डिविडेंड माना जा चुका उसको माइनस कर दोगे तो अभी टैक्सेबल आपका नील होगा। ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इफ कंपनी पेज एक्चुअल डिविडेंड लेटर देन डीम डिविडेंड शेल बी रिड्यूस व्हाइल टैक्सिंग एक्चुअल डिविडेंड। फिर एक आता है 222F। 222F बेटा वहां पे आपका कैपिटल गेन में डिटेल डिस्कशन हो गया है, ठीक है। 222F डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी अपने ही शेयर्स का बायबैक करती है, अपने ही शेयर्स का बायबैक करती है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, इसके पहले अगर कंपनी बायबैक करती थी और शेयर होल्डर कुछ मिलता था, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, बट अभी अगर कंपनी बायबैक कर रही है, ठीक है, अपने ही शेयर्स को 1 अक्टूबर 2024 है ना, या उसके बाद में, तो फाइनेंस एक्ट 24 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। 222F में जो भी शेयर होल्डर को मिला है पूरा अमाउंट उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ओके, फॉर डिटेल डिस्कशन आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर रेफर कर सकते हो। फिर आता है बेटा मैच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बेटा अगर वहां पे जनरली मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी को वहां पे करना अगर मैं चाहता हूं तो मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा। बट अगर मैं किसी कोई बिजनेस मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कि बिजनेस का मैं की मैन हूं, मुख्य आदमी, मेन पर्सन, की मैन, तो उस केस में हो सकता है कि भाई मेरे बिजनेस को भी नुकसान हो जाए। सो इन दैट केस वो जो पॉलिसी निकाला जाएगा मेरे नाम से है वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट वो टू प्रोटेक्ट द बिजनेस लिया था, इसलिए उसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी यहां पे समझना उस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कौन पे करता है? उस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है ऑब्वियसली बिजनेस। वो कीमैन पे नहीं करेगा, बिजनेस ही पे करेगा। तो मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, और यहां पे उसके कीमैन है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, और वो कीमैन है, तो उनके नाम से सर एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला। इंश्योरेंस कंपनी के पास में प्रीमियम किसने पे किया? कंपनी ने पे किया, और उसका डिडक्शन उनको मिल जाएगा PGUP में अंडर सेक्शन 37(1). हाँ जी सर, उस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है 37(1) के अंदर। मैं पूरा एक ही चार्ट में बता रहा हूं। अब वहां पे मान लो मेच्योरिटी अमाउंट आता है, जरूरी नहीं है कि भाई इनके निपटने पे आएगा सर, इनके जिंदा रहते भी आ सकता है। मेच्योरिटी पॉलिसी मेच्योर हो गया, मेच्योरिटी अमाउंट आ गया 1000 करोड़ का। अब ये 1000 करोड़ में से एक मेजर पार्ट इसको ही जाएगा, तो वो तो इसके लिए बिजनेस इनकम होगा, PGUP इनकम अंडर सेक्शन 28। बट कुछ हिस्सा कीमैन को भी जा सकता है, तो कीमैन को जा रहा है, और कीमैन एम्प्लॉय था इस बिजनेस का, तब तो इस कीमैन के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कीमैन का कोई बिजनेस रिलेशन था इसके साथ में, बिजनेस रिलेशन था, है ना, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? PGUP में हो जाएगा इसके लिए। और अगर कीमैन का कोई रिलेशन नहीं था एज सच,
या फिर बेसिकली अगर मैं बोलूं कि कीमैन की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को पैसा मिलता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम अगर गणपत पी के आरसी से आ रहा है, गणपत पी के आरसी, तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर इंटरेस्ट कहीं और से आ रहा है, फ्रॉम अदर्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस वाला नहीं, पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है ना, ये आपका बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, आरडी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर मेरा मनी लैंडिंग बिजनेस नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स या जीएसटी रिफंड, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। बट अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है गणपत पी के आरसी से, कहां से मिल रहा है? गणपत पी के आरसी, तो सर एग्जेम्प्ट हो सकता है। सर सबसे पहले गणपत पी के आरसी में जीवन क्या है? जीवन है गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड बेसिकली 6.5% या 7.7% वाला है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो 10-15 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में G2 क्या है? डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम 2015, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10-15 के अंदर। फिर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-15। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ ये तो सर हमने सैलरी में भी डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो 10-11 के अंदर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आता है टी, ट्रेजरी सेविंग टैक्सेबल सर्टिफिकेट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-15 इंटरेस्ट। फिर आता है पी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। हाँ जी सर, ये एकमात्र सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है जो एग्जेम्पशन मिलता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टबा का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा 10-15, और वो बेटा कितना है? 3,500 पर अकाउंट होल्डर। सर अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, दो लोग है, तो दोनों को 3,500 का एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब टोटल 7,000 हो जाएगा। ओके, फिर के फॉर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट होता है 10-15 के अंदर। फिर उसके बाद में आरबीआई रिलीफ बॉन्ड, वो भी इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाए 10-15 के अंदर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10-15 के अंदर। और सर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो होता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, गर्ल चाइल्ड के लिए जो अकाउंट खुलता है, सर उस केस में आपका 10-11 के अंदर क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 56(2)(10) गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गिफ्ट अगर वहां पे एम्प्लॉयर से मिला है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होता है। सर अगर क्लाइंट कस्टमर से मिला है तो पीजीपी में सेक्शन 28 में टैक्सेबल होता है। बट बाकी जो गिफ्ट होते हैं वो अदर देन एम्प्लॉयर, क्लाइंट और कस्टमर, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। बट उसमें भी अगर आपको गिफ्ट मिला है कोविड-19 में मृत धुला, कोविड-19 में मृत धुला, कोविड-19 में मृत धुला, अगर गिफ्ट मिला है बेटा तो फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जाम। तो ये कोविड-19 मृत दुल्हा है क्या? सर कोविड-19 मृत दुल्हा है वहां पे कि सर अगर आपको सबसे पहले एम मृत दुल्हा डिस्कस कर लेते हैं। एम ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज मतलब मैरिज, एनिवर्सरी इज नॉट मैरिज, है ना, एनिवर्सरी पे फिर से शादी करना इज नॉट मैरिज। एक साउथ में एक फंक्शन होता है, अगर आपका 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, शायद 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, षष्ठी पता पूर्ति, फिर से शादी होती है, दादाजी फिर से दूल्हा बन के आते हैं, दादी जी फिर से वहां पे आपकी दुल्हन बन के आती है। ठीक है सर, ये सब चोचले हैं, ये सब बेसिकली शादी नहीं है। जीवन में एक इंसान से एक ही बार शादी हो सकती है, आप दूसरे से करो तो बात अलग है। सो द पॉइंट इज बेसिकली सर यहाँ पे मैरिज के टाइम पे जो भी गिफ्ट मिला है फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, चाहे रिलेटिव दे नॉन रिलेटिव दे। सर एंगेजमेंट मिला ना, वो मैरिज नहीं है। सर मैरिज एनिवर्सरी मिला, वो मैरिज नहीं है। मैरिज मींस मैरिज, 7 पैरों में बंधा है प्यार का दामन, वो ऐसा वाला वैसा वाला वैसा वाला। ठीक है, तो सर आपका क्या होगा? सर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मैरिज के टाइम पे मिला। दूसरा आर, रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव कभी भी दे, मैरिज के टाइम पे दे, एंगेजमेंट में दे, एनिवर्सरी में दे, बर्थडे पे दे, दिवाली पे दे, होली पे दे, ईद पे दे, क्रिसमस पे दे, कुछ बिना मर्जी के दे, सर आपका फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। तीसरा आई फॉर इनहेरिटेंस, सर अगर आपको बाप दादा की संपत्ति मिल रही है इनहेरिटेंस में तो सर वहां पे आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ T1 है रिसीव फ्रॉम ट्रस्ट, रिसीव फ्रॉम ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट से कुछ गिफ्ट मिला है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर अगर आपने ट्रस्ट को गिफ्ट दिया है, रिसीव बाय ट्रस्ट, रिसीव बाय ट्रस्ट को गिफ्ट मिला है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, धमाल मूवी देखी है तुम सबने, धमाल मूवी के अंदर वहां पे क्या होता है? एक डॉन होता है, प्रेम चोपड़ा, वो गिर के मर रहा होता है, ये 4 लोग अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी उसको बचाने जाते हैं। वो बोलता है तुम बहुत अच्छे लोग हो, बोला हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल में मरने वाला हूं, तुम एक काम करो गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में जाओ, वहां पे एक बड़ा सा डब्ल्यू है, बड़ा सा डब्ल्यू है, उस डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए छुपा हुआ, तुम्हारा हो गया, और वो ऐसा बोल के मर जाता है। ये जो गिफ्ट दिया ना उनको, इसको बोलते हैं इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। इन कॉन्टेम्पलेशन, मरने वाला देके चला गया, कोई टैक्स प्लानिंग वैक्स प्लानिंग नहीं था उसके दिमाग में। सर ये फुल्ली क्या है? एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। कोई मरने वाला देके जाता है। उसी मूवी में आपने देखा होगा लास्ट में वो पैसा मिल जाता है और ये सब लोग फिर वहां पे एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वहां पे जो बच्चे गरीब बच्चे अनाथ बच्चे होते हैं
तो उनको वो पैसा देते हैं, तो वो बेसिकली मान लेते हैं ट्रस्ट, तो रिसीव बाय ट्रस्ट वो भी क्या हो गया एग्जाम। तो एक मूवी में हमको दो दो वहां पे सिखा के चलेगी, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ और बाय ट्रस्ट, रिसीव बाय ट्रस्ट आपका फुल्ली एग्जाम हो जाएगा। फिर अगर होल्डिंग अपनी सब्सिडी को देती है, सब्सिडी होल्डिंग को देती है, फुल्ली एग्जाम हो जाएगा। फिर फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से गिफ्ट मिला है ना, कि मान लो कोई बीमार आदमी है, उस बीमार आदमी के इलाज के लिए बेसिकली मान लो किसी और हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल ने खर्चा उठाया, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेज रही है और सारा खर्चा उठा रही है, स्कॉलरशिप अलग चीज होती है ना, पैसा दिया है, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा सर, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एलए मतलब लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से अगर गिफ्ट मिला है, बीएमसी वगैरह से कुछ मिला है, तो फुल्ली क्या हो जाएगा एग्जाम। कोविड 19, बेटा कोविड 19 का क्या रिलेवेंस है, समझना बात को। कोविड के टाइम पे लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद करी थी, खास करके लोगों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो अगर मान लो कोविड 19 से रिलेटेड कोई डिजीज है, कोविड 19 से रिलेटेड कोई डिजीज है और उसका ट्रीटमेंट अगर कोई करवा रहा है, खुद का या उसकी फैमिली मेंबर, खुद का या उसकी फैमिली मेंबर का, और उसको अगर कोई पैसा मिला है लोगों से, किससे भी मिला, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मन सुनना, कोविड 19 से रिलेटेड कोई डिजीज है और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी खर्चा किया है ना, तो बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, बाय एन इंडिविजुअल, पैसा रिसीव बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड 19 सब्जेक्ट टू द कंडीशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, मान लो कोविड 19 की वजह से किसी की डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल रहा है, फैमिली मेंबर किसका फैमिली मेंबर, जो मर गया उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल रहा है। कौन दे रहा है सर, अगर वो पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर जो मर गया उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो, बाय अ मेंबर ऑफ, पैसा किसको मिल रहा है, रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ अ डिसीज पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज पर्सन विदाउट एनी लिमिट, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो एम्प्लॉयर ने नहीं, उसके कलीग्स ने, उसके दोस्तों ने, फैमिली के और भी जो लोग थे जो रिलेटिव नहीं थे, उन्होंने वहां पे दिया, सबने मिल करके, तो बेटा वो भी आपका एग्जेम्प्ट तो होगा, बट कितना कितना कितना, 10 लाख है ना। From any other person, receive from any other person or a person to the extent that such sum or aggregate of such sum is up to rupees 10 lakh, where the cause of death of such person is illness related to COVID-19, बोली दिया वहां पे, and payment is received within 12 months from the date of the death of such person and subject to such other condition notified by the central government। ये other conditions में बेसिकली कि कोविड-19 का पॉजिटिव होना चाहिए, उसके 6 महीने मरना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब बेसिकली कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वहां पे आपका कोविड 19 से रिलेटेड था। तो बेटा कोविड 19 में मृत दूल्हा, फिर से सबसे एम क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। दूसरा आर, इन केस ऑफ रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। आई, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। T1 क्या, रिसीव फ्रॉम ट्रस्ट। T2 क्या, रिसीव बाय ट्रस्ट। डी क्या, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। H1 क्या, होल्डिंग टू सब्सिडी, सब्सिडी टू होल्डिंग। H2 क्या है, फ्रॉम हॉस्पिटल। U क्या है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी। LA क्या है, लोकल अथॉरिटी। एंड कोविड 19 कि किसी भी रिलेटेड डिजीज, कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, खुद के या फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और मान लो कोविड 19 से रिलेटेड इलनेस की वजह से कोई मर गया, डेथ हो गया, उसके फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और एम्प्लॉयर के अलावा कुछ और लोग पैसा दे रहे हैं, तो 10 लाख तक अगर मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये चीज वहां पे ध्यान रखने की है। हाँ, कुछ और कंडीशन है कि भाई कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीने में डेथ हो गया है, 12 महीने के अंदर वहां पे आपका पैसा मिला है, जो भी ये सारी चीजें वहां पे आपका आता है। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट वहां पे आता है रिलेटिव, कि भाई रिलेटिव में कौन कौन आते हैं। तो रिलेटिव अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के रिलेटिव होते हैं मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, है ना, जो उसके मेंबर्स होते हैं। एक तो को पार्टनर्स होते हैं, इसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, सारे लोग को पार्टनर्स नहीं होते हैं सर। जो शादी होकर के आते हैं वो को पार्टनर्स नहीं होते, वो हिस्सा नहीं मांगते। डिफरेंस समझना, एक को पार्टनर और मेंबर, डिफरेंस क्या है। जो मेरा एचयूएफ, मेरे फादर का एचयूएफ है, तो मेरे फादर के एचयूएफ में मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग को पार्टनर्स है। लेकिन मेरी मम्मी को पार्टनर नहीं है, मेरी वाइफ को पार्टनर नहीं है। वो मेंबर हो सकते हैं, को पार्टनर नहीं हो सकते। को पार्टनर क्या है, को पार्टनर का राइट क्या है। को पार्टनर सर डिवीजन का डिमांड कर सकता है कि भाई एचयूएफ का डिवीजन करो, हमको हमारा हक चाहिए, साडा हक इत्थे रख। ठीक है, तो चाहे को पार्टनर हो या मेंबर हो बेसिकली। अच्छा, को पार्टनर्स भी मेंबर ही होते हैं। ठीक है, तो सर वो आपका एचयूएफ के रिलेटिव हो जाएंगे। और सर अगर एक इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन होता है। इंडिविजुअल के रिलेटिव बेटा वहां पे आपका थोड़ा लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने एक फैमिली ट्री बना दिया कि मान लो मिस्टर छपरी एक इंडिविजुअल है। मिस्टर छपरी कौन है, एक इंडिविजुअल। अब मिस्टर छपरी के लिए रिलेटिव कौन होंगे, तो मिस्टर छपरी के लिए सबसे पहले रिलेटिव मिसेज छपरी, उसकी लुगाई, है ना, स्पाउस, वो रिलेटिव है।
उसके बाद मतलब इनसे जो गिफ्ट मिला इसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसके मिस्टर छपरी के जो लीनियर डिसेंडेंट्स है, लीनियर डिसेंडेंट्स एंड देयर स्पाउस, मतलब छपरी का बेटा, बेटी, बेटी का हस्बैंड, बेटे की बीवी, पोता, पोती, पोती का हस्बैंड, पोती का हस्बैंड, पोते की बीवी, ऐसे पड़पोता, पड़पोती, ऐसे चलता रहेगा। तो वो भी सब लोग इसके लिए क्या है, रिलेटिव। और ये लोग अगर इस गिफ्ट दे इसके लिए फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जाम। फिर उसके बाद में इस मिस्टर छपरी के ब्रदर एंड सिस्टर, रियल वंस, रियल वंस, कजिन्स नहीं, रियल वन, सगा भाई, सगी बहन, स्टेप ब्रदर चलेगा, स्टेप सिस्टर चलेगी, अडॉप्ट अगर पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है वो भी चलेंगे, अडॉप्टेड ब्रदर सिस्टर वो भी चलेंगे, लेकिन सर कजिन्स अलाउड नहीं है। तो सर मिस्टर छपरी इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउस, मतलब इस छपरी का भाई, भाभी, बहन, जीजा, रियल वन, ठीक है, और कोई नहीं। फिर सर यहाँ पे जो इसकी लुगाई ये बोलेगी तुम्हारा भाई भाई, मेरा भाई कसाई, तुम्हारी बहन बहन, मेरी बहन डायन, तो मिस्टर छपरी क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा भाई भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो तो मेरा साला है, ऐसा गुस्से में बोल रहा है। तो सर साला, साले की बीवी, ये भी रिलेटिव है, साला एंड साले की बीवी, ये मिस्टर छपरी का साला एंड साले की बीवी रिलेटिव है। और मिस्टर छपरी की साली और साली का हस्बैंड, साड़ू बोलते हैं, साड़ू, एक ही दुकान से ठगे हुए दो लोग जो प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं कर सकते, आपस में उनको साड़ू बोला जाता है। तो सर ये जो मिस्टर छपरी है, मिस्टर छपरी का साला, साली, साली और साली का हस्बैंड साड़ू, ये भी मिस्टर छपरी के रिलेटिव हो जाएंगे और इनसे अगर गिफ्ट मिला है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में मिस्टर छपरी के जो पेरेंट्स है, मदर फादर, वो इसके लिए रिलेटिव है। और सर मिसेज छपरी बोलेगी तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, बोले नहीं तुम्हारे माँ बाप भी मेरे लिए माँ बाप ही है। तो ये जो मिसेज छपरी के माँ बाप है, मतलब छपरी के लिए कौन हो गए, छपरी के लिए कौन हो गए, छपरी के लिए सास ससुर, वो भी रिलेटिव, इनसे जो गिफ्ट मिलेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर मिस्टर छपरी के जो पेरेंट्स है उनके ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउस, मतलब छपरी के लिए कौन, छपरी के लिए चाचा चाची, छपरी के लिए बुआ फूफा जी, छपरी के लिए मामा मामी, छपरी के लिए मासी मासा जी, ये छपरी के रिलेटिव है। इनसे जो भी गिफ्ट मिलेगा फुल्ली बेटा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट में वहां पे जो मिसेज छपरी वो बोलती है कि सर सर कैसे बोलेगी अपने हस्बैंड को, मिसेज छपरी बोलती है कि मेरे भी बुआ फूफा जी मामा, मैं बोले भाड़ में गए तेरे बुआ फूफा जी मामा मामी चाचा चाची, वो रिलेटिव नहीं है, मासा मासी है ना। तो मिसेज छपरी स्पाउस के जो पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्पाउस है वो रिलेटिव होने वाले नहीं है। फिर जो मिस्टर छपरी है इसके लीनियन असेंडेंट कौन, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, पड़नाना पड़नानी, पड़पड़दादा पड़पड़दादी, पड़पड़नाना पड़पड़नानी, ये सब रिलेटिव है। और ये जो मिसेज छपरी है इसके भी लीनियन असेंडेंट इसके लिए रिलेटिव है ना, मतलब दादा ससुर दादी सास, नाना ससुर नानी सास, परदादा ससुर परदादी सास, पड़नाना ससुर पड़नानी सास, पड़पड़दादा ससुर पड़पड़दादी सास, पड़पड़नाना ससुर पड़पड़नानी सास, ठीक है, ये सब इसके लिए क्या है, रिलेटिव है। इनसे जो गिफ्ट मिलेगा फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो फैमिली ट्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ये आपके लिए रिलेटिव का डेफिनेशन हो गया। ओके सर, उसके बाद में सर हम लोग ये 56, ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ 56 to 10 के लिए ही है। हाँ जी सर, 56 to 10 के लिए। बाकी जनरल जो आपका सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन दे रखा है, सेक्शन 241 के अंदर है सर, वो आपका जो दिल में बसता है, स्पाउस, बहन राखी बांधती है, भाई लेफ्ट हैंड होता है, पेरेंट्स सर के ताज होते हैं, बच्चे पांव की धूल होते हैं, है ना, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ये जनरल डेफिनेशन चलता है। बट 56 to 10 के लिए ये वाला रिलेटिव चलने वाला है। ओके, अब रिलेटिव के बाद में सर वहां पे वापस आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ कि अगर मृत दुल्हा से गिफ्ट मिला है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अदर देन मृत दुल्हा मिला है तो सर डिपेंड करता है, अगर वो सम ऑफ मनी मिला है, सम ऑफ मनी मतलब कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एफडी को भी सम ऑफ मनी मानोगे आप, एफडी उनके सामने यहां तक कि जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है उसको भी सम ऑफ मनी मानोगे। तो कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एफडी, ईसीएस, यूपीआई, ये सब सम ऑफ मनी कैटेगरी में आते हैं। और अगर एग्रीगेट सम ऑफ मनी पूरे साल में एग्रीगेट सम ऑफ मनी अगर रिसीव हुआ है अदर देन मृत दुल्हा अप टू ₹50,000 है पूरे साल में, तब तो फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर वो 50,000 से क्या है, ज्यादा, 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर मान लो मुझे मृत दुल्हा के अलावा पूरे साल में सम ऑफ मनी, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एफडी सब मिला करके 49,000 रुपीज मिला है तो मेरे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन पूरे साल में अगर मुझे वहां पे 51,000 मिला है तो 51,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अगर वहां पे गिफ्ट मिला है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ आता है डीजे पे सब नाचेंगे, डी फॉर ड्राइंग, जे फॉर ज्वेलरी, है ना, डीजे पे सब नाचेंगे, डीजे पे सब, बस इसके अलावा और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी होने वाला नहीं है, ओनली डीजे पे सब नाचेंगे। डी फॉर ड्राइंग, जे फॉर ज्वेलरी, पी फॉर पेंटिंग्स, S1 फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, S2 फॉर स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज, A1 फॉर आर्कियोलॉजी कलेक्शन, A2 फॉर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, B फॉर बुलियन एंड, ये तो ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट तो एक अलग चीज हो गया। बट आपके लिए सर यहाँ पे आपका डीजी पे सब नाचेंगे, A, D फॉर ड्राइंग, J फॉर ज्वेलरी,
P for painting, S1 for shares and security, S2 for sculptures and statues, A1 for archaeology collection, A2 for any other work of art, and B is for bullion. डीजे पे सब नाचेंगे, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इसके अलावा और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी में आता नहीं है. नो अदर मूवेबल प्रॉपर्टी आर कवर्ड अंडर सेक्शन 56 to 10. एग्जांपल कार, आईफोन, आईपैड, वॉच, एलसीडी, मतलब ये सब गिफ्ट मिला है, नॉट टैक्सेबल. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितने का भी हो, नॉट टैक्सेबल. तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, डीजे पे सब नाचेंगे, है ना. अगर ये आपको रिसीव हो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2009, तो देखो अदर सोर्सेज में तो इसका रेलेवेंस नहीं है, बट जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो सर वहां पे इसका रेलेवेंस आता है ना. तो सर उसके बाद में मिला है तो क्योंकि उसके पहले जब मिलता था वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था, सबके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था, ठीक है, सबके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट. उसके बाद का प्रोविजन आपका टैक्सेबिलिटी आया है. तो सर अगर डीजे पे सब नाचेंगे, अगर करंट ईयर मिला है 24-25 में और विदाउट कंसिडरेशन मिला है, मतलब आपने कोई पैसा नहीं दिया है, और पूरे साल में मुझे जो मिला है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू जो मिला है, उसका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अप टू कितना रुपीज 50,000 इन अ प्रीवियस ईयर. पूरे साल में अप टू 50,000 है, पूरे साल में अप टू 50,000 है, राइट. तो उस केस में बेटा आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और अगर 50,000 से पूरे साल में ज्यादा हो गया एग्रीगेट अमाउंट, तो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. मान लो मुझे कुछ ज्वेलरी मिला है, मुझे कुछ शेयर्स मिले, कुछ पेंटिंग्स मिली है, आर्कियोलॉजी कलेक्शन मिले, और सबका मार्केट वैल्यू एफएमवी मिला करके 49,000 है, फुल्ली एग्जेम्प्ट. लेकिन पूरे साल में 51,000 है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. अगर मान लो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब मैंने पैसा तो दिया है लेकिन कम पैसा दिया है, तो जो कम पैसा दिया है ना वही मेरा बेनिफिट है, मतलब जो डिफरेंस है ना वही मेरा बेनिफिट है, तो वही गिफ्ट वैल्यू माना जाएगा. तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनएडिक्वेसी निकालोगे, एग्रीगेट इनएडिक्वेसी. कैसे निकालोगे, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन. अगर वो एग्रीगेट इनएडिक्वेसी अप टू 50,000 है पूरे साल में, तब तो फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन एग्रीगेट इनएडिक्वेसी अगर पूरे साल में 50,000 से ज्यादा हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. सर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सर एक एग्जाम्पल लिया है, आ जाओ. सर ये देखो एक एग्जाम्पल लिया है कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव इन प्रीवियस 24-25 कौन सा मिला है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, उसका कंसिडरेशन कितना पे किया और इनएडिक्वेसी कितना है. तो हमें अलग अलग लेके चलते एक बार. सर मान लो मेरे को ज्वेलरी मिला 1 लाख का, 80,000 मैंने पे किए थे. सर 20,000 का इनएडिक्वेसी हुआ, 50,000 के नीचे है, फुल्ली एग्जेम्प्ट. लेकिन मान लो उसी साल मेरे को शेयर्स भी मिले 70,000 का, उनका फेयर मार्केट वैल्यू था 65 में, मैंने खरीदा उनको, 5,000 का इनएडिक्वेसी. तो इन दोनों का टोटल करके चेक करेंगे 25,000, अगेन फुल्ली एग्जाम क्योंकि 50 से नीचे है. सर गोल्ड बार थे, ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी 1,20,000 का, मैंने 1,30,000 पे कर दिया. सर व्हाट नॉनसेंस, अब कर दिया तो कर दिया, जाने दो ना, यहाँ पे कोई इनएडिक्वेसी हो नहीं रहा है मेरे को, तो कुछ भी इनएडिक्वेसी नहीं है, सीधी सी बात है. सर पेंटिंग ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, 350 का था, 325 मैंने पे किया, 25,000 का मेरे को इनएडिक्वेसी हुआ. इन सबका टोटल करोगे कितना हो गया, 50,000, फुल्ली एग्जेम. लेकिन स्कल्पचर थे 81,000 के, 80,000 में खरीदे, ठीक है. सर 1,000 का इनएडिक्वेसी हुआ, अब इनका टोटल करोगे तो 51,000 हो गया पूरे साल में, 50,000 ज्यादा बेटा, वो आपका फुल्ली क्या हो जाएगा, 51,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 56 to 10 इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन असेसमेंट ये 25-26. ठीक है, तो ये था आपका इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए. किसके लिए बेटा, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के. अब नेक्स्ट बेटा आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग और बोथ, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, ये भी बेटा इस डेट के पहले मिलता था तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था. ठीक है, इसका यहां रेलेवेंस नहीं है, कैपिटल गेन में ज्यादा रेलेवेंस है. अभी बेटा यहां पे अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है विदाउट कंसीडरेशन, मतलब मैंने कुछ पे ही नहीं किया सामने, और वो विदाउट कंसीडरेशन जो मिला है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी यहाँ पे एग्रीगेट नहीं करने का, हर प्रॉपर्टी का अलग अलग देखने का, अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 50,000 है इन अ प्रीवियस ईयर. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू आप हर प्रॉपर्टी का अलग देखो, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल. लेट मी टेक एग्जांपल. सर मान लो मेरे को एक प्लॉट ऑफ लैंड मिला गिफ्ट में, उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना भी, लाखों भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 49,000 है, मेरे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. मेरे को मान लो एक फ्लैट और मिला, अभी उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 51,000 है, 51,000. ठीक है, अब फेयर मार्केट वैल्यू भले 50,000 से कम हो, एफएमवी देखना ही नहीं आपको, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है. अब इस केस में इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 51,000 है, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. तो बेटा दोनों को आपको अलग अलग देखने का है, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखने का है. ओके, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एफएमवी से कोई लेना देना नहीं है. अभी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मिला, मतलब मैं खरीदा तो मेरा तो हक बनता है डिस्काउंट मांगना. अगर मैं 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने जाऊंगा बेटा और वहां पे मैं डिस्काउंट मांगूंगा, सामने वाला बोलता है 50,000 डिस्काउंट दे, तो मैंने चल तू रख अपना फ्लैट अपने पास में ही रख.
सर शुरू ही 5 लाख 10 लाख से डिस्काउंट होता है, सीधी सी बात है। साडा हक कहते रख, अपने भारतीयों का तो सर हक है डिस्काउंट मांगना। तो सर उस केस में अगर डिस्काउंट 5 लाख हो गया और 50,000 से ज्यादा डिस्काउंट हो गया तो सर फुली टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि ऐसा होता है। तो सर यहां पे थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, वही थोड़ा सा अलग है। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, अगर वहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा है ना, तो स्टेप 1 सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी है कंसिडरेशन पेड माइनस कर लोगे, फिर आपका ये इनएडिक्वेसी आ गया, दिस इज इनएडिक्वेसी। अब आप टॉलरेंस अमाउंट निकालो। अभी तक तो हर केस में टॉलरेंस अमाउंट 50,000 था, चाहे मूवेबल इमूवेबल सम ऑफ मनी सब में 50,000 था। लेकिन यहां पे सर 50,000, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 लाख का डिस्काउंट भी हो सकता है, तो उसके सब बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए सर यहाँ पे टॉलरेंस अमाउंट क्या बोलता है, 50,000 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ऑब्वियसली लोअर नहीं हो सकता, नहीं तो 50,000 क्या बुरा था। 50,000 और 10% कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, ये टॉलरेंस अमाउंट हो गया। अभी अगर ये इनएडिक्वेसी इस टॉलरेंस अमाउंट तक है तब तो सर फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर ये इनएडिक्वेसी टॉलरेंस अमाउंट से ज्यादा है तो इनएडिक्वेसी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ये देखो स्टेप 3 में क्या करना है, अगर आपका स्टेप 1 इज अप टू स्टेप 2, मतलब इनएडिक्वेसी इज अप टू टॉलरेंस अमाउंट, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इफ स्टेप 1 इनएडिक्वेसी इज मोर देन स्टेप 2, टॉलरेंस अमाउंट से ज्यादा है, तो स्टेप 1 का जो इनएडिक्वेसी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं सर, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, और हर प्रॉपर्टी का अलग अलग करने का है। मिस्टर एआरपी ने एक्वायर किया 2 रेसिडेंशियल हाउस फॉर 1 करोड़ ईच। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस 1 है 105 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस 2 है 112 लाख। कंसिडरेशन दोनों का सेम है, मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग अलग रखा है जानबूझ के। कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, इफ एनी। सर हाउस 1 के लिए देखता, हाउस 1 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 लाख और कंसिडरेशन 1 करोड़, तो सर इनएडिक्वेसी कितना आ गया, 5 लाख आ गया। अब हम लोग वहां पे टॉलरेंस अमाउंट निकालेंगे 50,000 और 10% ऑफ 1 करोड़, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ कंसिडरेशन है, तो कितना आया 10 लाख। 10 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर, 10 लाख आ गया। तो आपका इनएडिक्वेसी ना 5 लाख, वो 10 लाख तक है। स्टेप 1 इज लेस देन स्टेप 2, देयरफॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56 to 10 में नील आने वाला है, ठीक है। अभी बेटा यहां पे समझना, हाउस 2 के केस में स्टेप 1 में सर आपका कितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 112 लाख था, 112 लाख में से आपका 100 लाख माइनस किया तो 12 लाख का इनएडिक्वेसी आ गया। अभी टॉलरेंस अमाउंट कितना है, टॉलरेंस अमाउंट स्टेप 2 के अंदर 50,000 और 10% ऑफ वही 100 लाख 10 लाख विच एवर इज हायर 10 लाख। अभी इनएडिक्वेसी इज मोर देन टॉलरेंस अमाउंट, मोर देन टॉलरेंस अमाउंट, तो सर ये जो इनएडिक्वेसी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 56 to 10 में फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने का है। अभी कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने की जरूरत है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लेने का है। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट का भी हो सकता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी हो सकता है। तो बेटा हमेशा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लोगे। आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एग्रीमेंट की डेट पहले आती है, रजिस्ट्रेशन की डेट बाद में आती है। तो अगर चेंज हुआ है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में तो रजिस्ट्रेशन को शायद बढ़ गया होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए ये वाला फायदे वाला है। तो हमेशा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लोगे। हाउएवर यू हैव अ ऑप्शन है, मे बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तुम डेट ऑफ अग्रीमेंट का ले सकते हो इफ 3 कंडीशन एक साथ में क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएफ और अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ये तीनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई होगी तो सर आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले सकते हो। सर इसका मैंने एग्जांपल लिया, अलग अलग बताता हूं मैं आपको, सर क्लैरिटी आ जाएगा। सर डेट ऑफ एग्रीमेंट मान लो 3 मार्च 2025 है, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 लाख था। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल 2025 है बेटा, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 लाख था और एडवांस पे किया बेटा 1 लाख रुपए। केस 1 में लेते हैं एडवांस पेड बाय अकाउंट पे चेक ऑन 3 मार्च 25, डेट ऑफ एग्रीमेंट हो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एटलीस्ट सम पार्ट, अभी एटलीस्ट सम पार्ट को डिफाइन नहीं कर रखा, वो 1 रुपया भी हो सकता है 1 लाख भी हो सकता है। तो एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई होगी, आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 ले सकते हो। दूसरा केस 2 में एडवांस पे किया था फोन पे से 3 मार्च 25, अगेन सेम ईसीएस से पे किया है, डेट ऑफ एग्रीमेंट को पे किया है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले सकते हो। केस नंबर 3 एडवांस पेड बाय बैरर चेक 3 मार्च, डेट ऑफ एग्रीमेंट को तो पे किया बट बैरर चेक से पे किया है, इट इज नॉट बाय अकाउंट पे चेक, इन दैट केस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ही आपको लेना पड़ेगा। फिर एडवांस पे किया कैश या क्रॉस चेक से, सर बात खत्म हो जाती है, सर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना पड़ेगा। और एडवांस पेड बाय क्रेडिट कार्ड से पे किया है, 3 मार्च 25 को पे किया तो ईसीएस से पे किया, डेट ऑफ एग्रीमेंट को तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले सकते हो। लेकिन अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद पे कर रहे हो
भले आप अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट ईसीएस से पे करो, नहीं सर, आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का वैल्यू नहीं रख सकते, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना पड़ेगा। और लास्ट वाला एडवांस पेड बाय अकाउंट पे चेक ऑन 5 मार्च 2025, अकाउंट पे चेक से तो पे किया, एडवांस पे भी किया, बट सर डेट ऑफ एग्रीमेंट की बात है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये सर एग्जांपल्स वहां पे आपका आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि सर आप जो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जो आपको मिल रहा है, अगर आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपका बिजनेस है, खरीदना बेचना आपका बिजनेस, जिसको मिल रहा है रिसीवर के लिए बिजनेस है, तो बेटा उसको जो भी फायदा होगा ना वो उसके लिए पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका 56(2)(10) अप्लाई होने वाला नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इज स्टॉक इन ट्रेड, देन प्रोविजंस ऑफ 56(2)(10) अप्लाई होने वाले नहीं है। इट मींस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी अ कैपिटल एसेट फॉर रिसीवर। तो ये था आपका 56(2)(10) गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। अभी कुछ और केसेस भी आ जाते हैं अदर सोर्सेज में, कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, कि मान लो अगर तुम वहां पे, सर विनिंग्स नहीं है सर, मैं रेस के घोड़े है ना, रेस के घोड़े को ओन कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं, मेरा खुद का घोड़ों का तबेला है, स्टड फार्म है, बॉयज हॉस्टल नहीं स्टड फार्म है, तो इन दैट केस सर ऑब्वियसली मतलब वहां से मेरे को इनकम भी होगा। इनकम कैसे होगा सर? ऑब्वियसली सर वो मेरे जो घोड़े अलग अलग रेसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सर मेरे को वहां पे पार्टिसिपेशन का भी पैसा मिलता है। हाँ जी सर, सर ये मेरी विनिंग्स नहीं, ऑब्वियसली लीगल है कहीं कहीं जगह पे ये चीजें। तो इन दैट केस सर वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में आएगा, और ये नॉर्मल इनकम है, ये कोई स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, तो नॉर्मली टैक्सेबल होगा। इनफैक्ट सारे एक्सपेंस का भी नॉर्मली डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट। अगर घोड़ों के लिए कुछ शेड वगैरह बना रखा है, कुछ बिल्डिंग वगैरह बना रखी है, कुछ कूलर एसी लगा रखे हैं, तो सर उनका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल इनकम है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद में 115BB बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। एक्चुअली ये इनकम तो नहीं है, लेकिन सर इसको इनकम बनाया जा रहा है। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनडिस्क्लोज मनी, ज्वेलरी, बुलियन, अदर वैल्यूएबल असेट, कि सर अगर वहां पे आपके यहाँ पे रेड हो गई इनकम टैक्स की, कुछ ज्वेलरी, बुलियन, अदर वैल्यूएबल असेट्स मिलता है, मनी मिलता है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि सर कहीं ना कहीं इसको ब्लैक मनी यहाँ पे कमाया होगा ना। दूसरा, आपके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट जिनका आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपकी इनकम मान लिया जाएगा इन्वेस्टमेंट को। हाँ जी सर, यहां तक कि आपको खर्चा कर रहे हो, शादी पे खर्चा कर रहे हो, घर बनाने पे खर्चा कर रहे हो, और वो खर्चे का आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कहां से कमा करके खर्चा कर रहे हो, तो वो भी अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और सर 115BB में टैक्सेबल हो जाएगा। फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है बेटा 60%, यहाँ पे आपका 25% कंपल्सरी सरचार्ज, मतलब टैक्स पहले 60% आएगा, उसके ऊपर 25% सरचार्ज भी आएगा, और 4% HEC भी आएगा। इफेक्टिव रेट है ना 78% हो जाता है। ठीक है, ओके, कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, कोई चैप्टर 6 डिडक्शन नहीं मिलेंगे, सेट ऑफ लॉस होने वाला नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलने वाला नहीं है, और रिबेट भी मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। अवार्ड्स अगर मिले बेटा, तो अवार्ड्स आपका गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी को गवर्नमेंट अप्रूव करके फुली एग्जेम्प्ट होता है 1070A के अंदर, पद्म भूषण, पद्मश्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर अवार्ड कहीं और से मिल रहा है, फुली टैक्सेबल होता है। सर अगर लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस का क्या आ रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है बेटा, तो उस केस में वहां पे आपका चीज ध्यान रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस के मैच्योरिटी अमाउंट के अंदर सर वो आपका 56(2)(13) के अंदर टैक्सेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड वो एग्जेम ना हो। सर अगर लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट 1010D में एग्जेम्प्ट है, जो बाद में बात करेंगे, ठीक है, 1010D में एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म। सर मैच्योरिटी कीमैन वाला है तो अलग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया, और यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है यूलिप उसका भी अलग से डिस्कशन होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना। उनको छोड़ के बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, वो उस मैच्योरिटी अमाउंट में से जो भी टोटल प्रीमियम पे किया आज तक, जो भी 8 10 15 बार जो भी प्रीमियम किया, एनुअल प्रीमियम पे किया, वो सब माइनस कर दोगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उसके बाद में बेटा एक और इनकम आपका रह जाता है, वो है बेसिकली कंपोजिट रेंट। कौन सा रेंट बेटा, कंपोजिट रेंट। बेसिकली कंपोजिट रेंट, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर असेट का रेंट मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर असेट का रेंट मिल रहा है, उसको बोलते हैं बेटा कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट रेंट। अभी जो कंपोजिट रेंट है, कंपोजिट रेंट है ना, ये मान लो मिस्टर क्राइम मास्टर गोगो है, इसने वहां पे अपना
काम, अरे आंखें निकाल गोटियां खेलना तो काम है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इसने मिस्टर तेजा को रेंट पे दे रखा है। तेजा, मार्क देख रहे हो, मार्क तेजा के चेहरे पे, ये तेजा है, ठीक है। तेजा को रेंट पे दे रखा है अपना प्रॉपर्टी, और तेजा यहाँ पे रेंट देता है हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर असेट का। मान लो टोटल रेंट 20,000 पर मंथ है। अगर ये 20,000 पर मंथ रेंट बाइफरकेटेड है कि भाई हाउस प्रॉपर्टी कितना है, अदर सोर्स अदर असेट्स का कितना है, तब तो बेटा यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी वाला रेंट चला जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और अदर असेट का जाएगा या तो पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, एज द केस में भी। अगर उसका धंधा है असेट रेंट पे देना तो पीजीपी, नहीं तो अदर सोर्स में आएगा। और सर अगर रेंट वहां पे बाइफरकेटेड नहीं है और ये टेनेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर असेट, टेनेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर असेट, तो बेटा 20,000 पूरा का पूरा रेंट आपका पीजीपी में जाएगा या अदर सोर्स में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ जाने वाला नहीं है। अब आप बोलो कब पीजीपी में जाएगा, कब अदर सोर्स में जाएगा, तो जैसे कि मेरी एक क्लासेस है और मैं किसी को किराए पे देता हूं, तो मेरा बिजनेस नहीं है क्लासेस किराए पे देने का, मेरा बिजनेस नहीं है क्लासेस किराए पे देने का, है ना। तो क्लासेस में मैं रूम भी दे रहा हूं, फर्नीचर भी दे रहा हूं, प्लांट मशीनरी भी दे रहा हूं, तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरा रेंट आ जाएगा। लेकिन मान लो मेरा एक ऑडिटोरियम है, मेरा तो धंधा ही ऑडिटोरियम किराए पे देने का है, एक शॉपिंग मॉल का धंधा ही होता है वो शॉप्स वगैरह रेंट पे देना, तो उनको कंपोजिट रेंट आता है। ऑडिटोरियम वालों को फर्नीचर का भी आता है, बिल्डिंग का भी आता है, जो अदर फैसिलिटी थे उनका भी आता है। ऐसे शॉपिंग मॉल वाले को भी सब पूरा कंपोजिट रेंट आता है, तो उनके लिए पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखने का है। ओके ओके, उसके बाद में बेटा वहां पे आपका लास्ट जो आता है ना वो है डिडक्शन, कि भाई खर्चों का डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो खर्चों सेक्शन 57 के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। कौन सा सेक्शन बेटा? सेक्शन 57 के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा जो भी एक्सपेंसेस आपने किए उन एक्सपेंसेस का। किधर गया? हाँ ये रहा। 57 के अंदर डिडक्शन मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जो आपको समझने की जरूरत है। यस सर, तो यहाँ पे 57 के अंदर डिडक्शन मिलेगा जो भी खर्चे किया उनका। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे जिनका स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने डिस्कस भी किया कि सर फैमिली पेंशन केस में मैक्सिमम 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर वहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर 115 बीएससी है तो सर 25,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा बेटा वहां पे आपका हमने एक डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट आता है एनहांस कंपोजिशन या जो भी है बेसिकली, उसके ऊपर आपको 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होता है, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और कोई खर्चे का डिडक्शन मिलता नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो सारा एक्चुअल खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। एक्चुअल खर्चा जो भी इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन बता रहा हूं मैं आपको, जो भी आप खर्चा करो इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा अलाउ। कौन से एक्सपेंस नहीं अलाउ होते हैं वो समझने के लिए देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन एनहांस कंपोजिशन केस में 50% और कुछ मिलता नहीं है। हाँ, डिविडेंड केस में मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम वहां पे आपको अलाउ हो जाएगा। और बाकी जो भी इनकम फ्रॉम अदर्स में टैक्सेबल होने वाला है, तो जो भी एक्चुअल खर्चा है वो अलाउ हो जाए। कौन सा नहीं मिलेगा, तो आप पहले एक समराइज में समझो कि सर खर्चा कैसे मिलेगा, कि जो फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम है उनके सामने कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। जो पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल है उनके सामने भी कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। और जो फुल्ली टैक्सेबल है बेटा, उनके सामने आपको 57 में जो भी डिडक्शन है मिल जाएगा इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। और लास्ट में सर आता है वहां पे कि सर कुछ ऐसे एक्सपेंस जिनका डिडक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 58 के अंदर। ठीक है, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर किया है तो पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अगर वहां पे आपने कोई आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया कोई भी इंटरेस्ट या सैलरी या कोई भी एक्सपेंस किया है, ठीक है, विदाउट टीडीएस पेमेंट किया, विदाउट टीडीएस, अगर आउटसाइड इंडिया किया तो पूरा डिसअलाउ हो जाए, कुछ भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं। और इंडिया में अगर पे किया है तो 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी वहां पे 70% अलाउ हो जाएगा। अगर आपने सिंगल पर्सन सिंगल डे एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट में ड्राफ्ट ईसीएस अगर पेमेंट किया है, तो इन दैट केस बेटा वहां पे अदरवाइज वो भी एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। किसी रिलेटिव को एक्सेस पे किया हो, पीजीपी में पड़ा हुआ 40A2 40A3, किसी रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट किया, वो भी क्या हो जाएगा डिसअलाउ। विनिंग्स के सामने कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता नहीं है। और एक सेक्शन बेटा सेक्शन 59, वो क्या बोलता है, वो आपका डीम्ड पीजीपी के जैसे ही है, डीम्ड पीजीबीपी अंडर सेक्शन 41(1) का जैसा है। वो क्या बोलता है कि अगर आपने पहले कोई एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर लिया, माइनस किया था, और अब उसका सब्सिक्वेंट रिकवरी हो रहा है, तो वो आपको वापस अपनी इनकम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, डीम्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोस्तों। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने आपको एग्जैक्ट 1 घंटे में रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, और जैसा कि बेटा यहां पे आप ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ है, हाथ इधर जा रहा है कि सर गॉड विल डू योर हाफ ऑफ द वर्क बट ओनली द सेकेंड हाफ।
मतलब फर्स्ट आपको ही करना पड़ेगा। 100% मेहनत करो बेटा, खूब पढ़ाई करो, आराम से आपका ये एग्जाम हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर के आ रहा हूं। सर कब लेके आओगे? बहुत ही जल्द, एक बार ये रिवीजन पूरा हो जाए बहुत ही जल्द क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूं, एमसीक्यूज डिस्कशन भी होगा, केस बेस्ड सिनेरियोज भी होगा, और भी बहुत कुछ बेटा हम लोग मिलके करेंगे। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से ये वीडियो लाइक कर दो हुक्म, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो मेरे को दिखता है 51% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा एल्गोरिदम यूट्यूब का काम करेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और शेयर मैक्सिमम जितने लोगों तक कर सकते हो उतना कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।